नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी। आज बात होगी महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक और फिर हम आपको बिहार भी ले चलेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी के साथ चुनाव लड़ रही है और ऐसे मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र और झारखंड में जो उनके सहयोगों को कहीं ना कहीं रास नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बिहार लेके चलेंगे, जहां बात होगी प्रशांत किशोर की। आपको बता दें, उपचुनाव था, 4 सीटों पे उपचुनाव हुआ। अभी रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर इस उपचुनाव में ऐसे उभरे हैं कि उनकी झलकियां हो सकता है आने वाले साल में, जो अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे बिहार में, उसमें भी देखने को मिलेंगी। तो बात सबसे पहले करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड की। सर, महाराष्ट्र और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी के साथ चुनाव लड़ रही है। एक मुद्दा हरियाणा वाला सीएम योगी लेके गए महाराष्ट्र में, बटेंगे तो कटेंगे। अब ऐसा नजर आता है कि महाराष्ट्र में वो जो बटेंगे तो कटेंगे वाला मुद्दा है, वो उनके सहयोगी को कहीं रास नहीं आ रहा है। या पंकजा मुंडे को देख लीजिए या फिर आप अशोक चौहान को देख लीजिए। अगर झारखंड की बात करूं तो जिस घुसपैठी की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस पे वो चुनाव लड़ रही है, जो उसका सबसे बड़ा एजेंडा है, उसके साथ आंसू नहीं है। तो क्या हम ऐसा देखें कि चुनाव तो साथ लड़ रहे हैं सब, लेकिन जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, उन मुद्दों पे उनके सहयोगी उनके साथ नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं होता है कि कोई नारा यूनिवर्सल होता है। कोई नारा किसी क्षेत्र विशेष में बहुत बढ़िया चलता है, दूसरी जगहों पर वो शायद उतना प्रभावी नहीं होता है। पर इसका ये अर्थ नहीं होता है कि जो कोर एजेंडा है, वो कोर एजेंडा कोई पार्टी अपनी छोड़ दे। भारतीय जनता पार्टी का जो कोर एजेंडा है वो है हिंदुत्व का एजेंडा जी। हिंदुत्व के एजेंडे से जो सहमत हैं, जाहिर है वही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाते हैं। अब रहा सवाल कि योगी आदित्यनाथ ने सबका साथ सबका विकास का जो ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी का नारा है, उसको थोड़ा तब्दील करते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोकसभा में अखिलेश यादव ने जातीय गुणागणित के लिहाज से बेहतर प्रदर्शन करते हुए उन्हें हरा दिया। उन्होंने एक नए तरीके का नारा गढ़ा। सबका साथ सबका विकास से आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा, बटोगे तो कटोगे। और ये कटने वाली बात कहाँ से आती है? तो देखिए, ऐसा है कि कुछ घटनाएं पूर्व में घटी थीं, जिसमें कि कुछ मुस्लिम धर्मावलंबियों ने आगे बढ़ कर के, राजस्थान की ये घटना आपको याद होगी, वहाँ तलवारबाजी कर दी थी और कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आई थीं, जो किसी एक नारे के बाद उनके ऊपर प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वो अंजाम दिया गया। और इस नारे में एक भय पैदा करने की कोशिश है और बताने की कोशिश है कि जातीय गुणागणित के तहत बटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बटेंगे तो आप कमज़ोर होंगे और फिर सामने वाले आप पर हमला करेंगे। और ये सामने वाला कौन है? ये सामने वाला जाहिर है कि जब हिंदुत्व की राजनीति करते हैं तो गैर हिंदुत्व में आस्था रखने वाले, ख़ास तौर पर जो मुस्लिम समुदाय है, उसकी बात हो रही है। उनकी इस लाइन को भारतीय जनता पार्टी ने तब तक बहुत तवज्जो नहीं दी जब तक कि मथुरा की जो संघ की बैठक हुई थी, उस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी थे और सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मोहर लगा दिया और कहा कि हम हमेशा से इस बात को मानते हैं कि हम बटने नहीं चाहिए और जब जब हम बटे हैं तो हम कमज़ोर हुए हैं। तो उसके बाद से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता इस नारे पर अपनी सहमति जता रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस नारे में एक और कदम आगे जाकर के थोड़ा आयाम जोड़ते हुए एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया। और अगर आप ध्यान से देखें तो बटेंगे तो कटेंगे को ही थोड़ा सा परिमार्जित और बेहतर करके दूसरा नारा दिया गया और वो कहा जाता है, एक हैं तो सेफ हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि आप जब इस बात को मानते हैं कि किस राज्य में आपको अकेले लड़ना है, जैसे उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ना है, आप अकेले लड़ जाते हैं और बहुत ही छोटे छोटे सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब महाराष्ट्र की बात आती है तो फिर महाराष्ट्र में तो आपको सहयोगियों की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर आप जानते हैं शिवसेना के साथ है,
जो कि एकनाथ शिंदे गुट है, अजीत पवार जो कि एनसीपी हेड कर रहे हैं उनके साथ है, और सबके अपने अपने अलग अलग स्टैंड्स रहे हैं जहाँ तक सेक्युलरिज्म का सवाल रहा है। लिहाजा ये देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले तो सहयोगी के तौर पर अजीत पवार ने 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकटें दी। 5 मुस्लिम उम्मीदवार एनडीए की तरफ से टिकट पा करके आज की तारीख में लड़ रहे हैं। और जब आप मान लीजिए कि एनडीए को जब टिकटें बटी तो 152 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 52 अजीत पवार और 80 सीटें एकनाथ शिंदे की हुई। तो जो अपने 52 मिले अजीत पवार को, उसमें से उन्होंने 5 सीटें मुसलमानों को दी। तो यानी कि वो एक सीरियस स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो 2 बड़े गठबंधन हैं उसमें से एक गठबंधन का इन 5 सीटों पर चेहरा मुस्लिम होगा। एनडीए की तरफ से अगर जाकर के उसी राज्य में कोई कहता है बटोगे तो कटोगे, अगर योगी आदित्यनाथ ऐसी बात कहते हैं तो फिर कितना सामान्य रह जाता है। उन्हें तो बड़ा असहज होगा, क्योंकि उनके वोटर पूछेंगे कि हम आपको वोट कैसे दें, आप तो ऐसे गठबंधन में है जहां बटोगे तो कटोगे का नारा दिया जा रहा है, यानी हमारे खिलाफ है ये नारा। तो वो असहजता थी। अजीत पवार ने सबसे पहले कह दिया कि मैं इसमें यकीन नहीं रखता हूं। तो थोड़ी सी दरार उस वक्त एनडीए में दिखाई पड़ी। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से पूछा गया, और उन कुछ नेताओं में सबसे पहले तो एकनाथ शिंदे से ही पूछा गया जो मुख्यमंत्री हैं और जो शिवसेना का आज की तारीख में सत्ता में धारा है उसको हेड करते हैं। तो उन्होंने ज़रा बैकफुट पर आते हुए, अपने क्षेत्र में थे, प्रचार कर रहे थे जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं थाने में, और उन्होंने बैकफुट पर आते हुए बताने की कोशिश की कि दरअसल वो बांग्लादेश की बात हो रही थी। वो बांग्लादेश में कुछ इस तरह की बात देखिए हिंदुओं के साथ हुआ था, तो वो बताने की कोशिश की जा रही है। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ उसका असर है। यानी कि वो भी थोड़े अपॉलोजेटिक थे, वो थोड़ा बच बचा के कह रहे थे। वो विरोध नहीं करना चाहते थे योगी आदित्यनाथ का, लेकिन साथ ही साथ वो पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए दिखना नहीं चाहते थे। और इस तरह से उन्होंने किसी तरह इस नारे से अपनी जान बचाई। उसके बाद बात बढ़ी और बात बढ़ कर के पहुंची पंकजा मुंडे तक। और पंकजा मुंडे कोई सामान्य नेता नहीं है। हालांकि हाल के दिनों में चुनावी हार उनकी लोकसभा में हुई, और उसके पहले एक शॉक डिफीट उनको विधानसभा में 2019 में हुआ था। उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने भी यही बात कही कि देखिए ये हमारी राजनीति को तो सूट नहीं करता है, ये बटेंगे कटेंगे का नारा हम लोग तो इससे सहमत नहीं है। महाराष्ट्र में लाने की अब आप सोचिए कि पंकजा मुंडे ओबीसी समाज से आती हैं और एक बड़ी नेता है इस मायने में कि वो गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं, और गोपीनाथ मुंडे ओबीसी समाज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा तो उसे जोड़ने में बहुत बड़ी उनकी भूमिका थी। बहुत बड़े नेता थे। एक दुखद घटना में उनकी मौत हो गई थी दिल्ली में, जैसे ही 2014 की सरकार बनी थी मोदी जी की, उसमें वो मंत्री थे। अगर वो जीवित होते तो बताया जाता है कि बहुत ऊपर जाते और भी बड़े नेता होते वो। उनकी बिटियां हैं और उनका अपना एक सपोर्ट बेस है। एमएलसी बनाई गई है अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और वो भी कह देती हैं कि जी नहीं, हम तो सहमत नहीं हैं। और आखिरकार देखिए अशोक चव्हाण जिन्होंने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अभी इसी हाल में ज्वाइन किया, उन्हें राज्यसभा बनाया भी गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनकी बिटिया को टिकट भी दिया गया है, वो लड़ भी रही हैं नांदेड़ से चुनाव। और उन्होंने कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के इस नारे से, भारतीय जनता पार्टी का तो नारा नहीं कह लीजिए, ये तो योगी जी के द्वारा सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि हम सहमत नहीं हैं, बटेंगे कटेंगे, ये हमारी राजनीति नहीं है। अब देखिए इतने लोग जब ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस नारे की जो प्रासंगिकता होती है वो अलग संदर्भ में, जैसा कि मैं शुरुआत में कह रहा था, अलग तरीके से ली जाने लगती है। उत्तर प्रदेश में तो ये बहुत सफल है क्योंकि वहाँ 9 उपचुनाव होने वाले हैं और 20 तारीख को वोटिंग भी है। लेकिन वही नारा महाराष्ट्र पहुँचते पहुँचते देखिए कैसे वो कमज़ोर पड़ने लगता है या फिर स्वीकार्य नहीं है। चलिए झारखंड, अब झारखंड में देखिए आजसू के साथ, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, उनके साथ गठबंधन है। और उनके साथ जो गठबंधन है आशुकेश, तो आजसू के पास जो वोट बैंक है वो है महतो वोट बैंक, कुर्मी वोट बैंक जिसे कहा जाता है। अब उनको कई सीटें ऐसी मिली हैं जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी रहती है। अब जैसे मान लीजिए कि पाकुर,
पाकुड़ से सब मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पर अगर ये घुसपैठ का जो चल रहा है कि हाँ कि वो मुसलमान आएंगे और स्थानीय लड़कियों से शादी कर लेते हैं और ज़मीन हड़प लेते हैं, हम उनको भगाएंगे। अब इस मुद्दे पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कैसे अपने आप को डिफेंड करें? वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। उनकी खुद की सीट सिल्ली है, सिल्ली जो कि रांची से लगी हुई सीट है और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से जुड़ी हुई है। बहुत से मुस्लिम आबादी के लोग उसमें रहते हैं। अब वहाँ कैसे वो इस बात को खुल करके कहें कि बटोगे तो कटोगे और घुसपैठिए कि हम साथ हैं? तो ये तमाम दिक्कतें आ रही हैं। और जैसे जैसे पोलिंग का दिन यानी कि मतदान का दिन 20 तारीख नज़दीक आता जा रहा है, बहुत खुल करके अपनी जो डिसएग्रीमेंट है वो सहयोगी दिखा रहे हैं। और सहयोगी तो छोड़िए, आजसू की बात छोड़ दीजिए, अजीत पवार की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो अपने जो साथी हैं उन्होंने भी दिखा दिया। लेकिन सर सवाल ये भी है कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप लगता आ रहा है कि उन्हें गठबंधन की राजनीति करने नहीं आती। अगर आप देखिए महाराष्ट्र भी ले लीजिए और आप झारखंड में ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हर जगह पे डोमिनेंट में है, डोमिनेंस कर रही है और ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रही है। अब ऐसे में वो अपनी राजनीति बनाने के लिए ऐसा कहें कि वो सहयोगियों का भी खेल बिगाड़ रही है, जैसे कि आपने बताया कि वो कैसे वोट मांगने जा सकते हैं, वो कैसे आजसू कैसे उन मुस्लिम इलाकों में जाकर वोट मांगेगी जहाँ पे घुसपैठियों की बात की जा रही है। तो क्या उससे वो राजनीति अलग हो रही है? क्या उससे भारतीय जनता पार्टी खुद को फायदा पहुँचा के अपनी सहयोगियों की सीटें कम कर रही है? मूल में भावना क्या होती है किसी भी सहयोगी गठबंधन की? मूल में भावना यही होती है कि ये जो गठबंधन है ये तो टेम्पररी है। एक दिन आएगा जब हम अपने दम पर पूरी तरह से हर सीट पर अपना उम्मीदवार खड़े करेंगे। यही मूल में होता है ना। भारतीय जनता पार्टी जिनके साथ रहती है, इस बात की बदनामी उसे दी जाती है, वो उनको धीरे धीरे आच्छादित कर देती है और अगर हम क्रूड शब्दों का इस्तेमाल करें तो खा जाती है। और ये बात कही जाती है कि बड़े भाई की भूमिका में हुआ करते थे नीतीश बाबू, आज देखिए 40 सीट उनके पास और 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। बड़े भाई की भूमिका में बाला साहब ठाकरे उस दौर में हुआ करते थे, उनकी पार्टी शिवसेना। देखिए आज बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी ने उसकी पार्टी ही तोड़ दी और एक नाथ शिंदे को मिला लिया, उद्धव ठाकरे को अलग कर दिया। और ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जाते हैं। कहा जाता है कि देखिए अकाली दल कहीं की नहीं रही उनके साथ रह करके। पुराने ये 90s के दौर में बने थे ये गठबंधन, चाहे वो अकाली दल के साथ हो, शिवसेना के साथ हो, जनता दल यूनाइटेड के साथ हो। तो उस दौर में बने हुए गठबंधनों का जब यह हाल हो गया तो भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठाई जाती है। पर भारतीय जनता पार्टी का यह पक्ष है कि देखिए हर दल को अपने आप को फैलाने का एक अधिकार होता है और वो जिसके साथ दोस्ती करती है उन्हें भी ये अधिकार होता है। दोनों एक स्वस्थ कंपटीशन में होते हैं। जो ज़्यादा बढ़ा ले, इसे आप दोष देकर के भारतीय जनता पार्टी को कहें कि आप तो तोड़ देते हैं, ये उचित नहीं है, ये उनका भारतीय जनता पार्टी वालों का पक्ष है। पर यह हकीकत है कि अगर इन मुद्दों पर जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अजीज बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके लिए, अगर उस पर मान लीजिए कि चुप रह जाते हैं अजीत पवार, चुप रह जाते हैं वो झारखंड वाले सुदेश महतो जिनकी आजसू है, वो अगर चुप हो जाते हैं तो जाहिर है कि धीरे धीरे वो जो है आच्छादित हो जाएंगे, ढक दिए जाएंगे। इसीलिए वो समय समय पर विरोध करके अपनी असहजता दिखाते रहते हैं। वो ये जताने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें इसीलिए एक्सेप्ट है क्योंकि सामने वाला जो दूसरा गठबंधन है वो उन्हें अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ये संदेश भी वो देते हैं ताकि उनको वोट जो है, अब मान लीजिए कि महाराष्ट्र की आप बात कर रहे हैं आशुतोष, महाराष्ट्र में करीब 12% आबादी मुसलमानों की है, 12%। और आप ये सोचिए कि वहाँ की जो आबादी है उसमें ख़ास तौर पर कम से कम 20 से 25 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक तय करेगा कि नतीजा किस तरफ जाता है। 20-25 सीटें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आप रिस्क ले सकते हैं क्या? पहली बात, भारतीय जनता पार्टी तो ले सकती है क्योंकि वो हिंदू कंसोलिडेशन में बिलीव करती है, तो वो ले सकती है। लेकिन क्या दूसरे ले सकते हैं? क्योंकि उनको तो हिंदू वोट बैंक उस तरह से मिलता नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ले लेती है, तो उनका भविष्य तो अंधकारमय हो जाएगा ना। अगर वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट बैंक की बात करेंगे तो हिंदू वोट बैंक की बात करने वाली सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी वर्तमान है, तो उसके रहते तो कोई और दूसरी तरफ तो जाएगा नहीं। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो सबका सपोर्ट चाहिए। तो वो जाहिर है कि ये जो मुस्लिम आबादी है उससे भी उम्मीदें अपेक्षाएं रखते हैं। अब देखिए मुंबई
और वहाँ पर हिसाब किताब महाराष्ट्र में ख़ास तौर पर यह है कि महाराष्ट्र में मुंबई थाने का जो क्षेत्र है, पूरी मुस्लिम आबादी का 1/3 यही रहता है, 1/3 यही रहता है, और ये दूसरे प्रांतों से आकर के बसे हुए मुसलमान हैं। तो आबादी ज़्यादा हो जाती है एक जगह आबादी ज़्यादा हो जाती है तो सीटें ज़्यादा हैं। तो कहा यही जाता है कि अब जैसे मुंबई है, मुंबई में 36 सीटें हैं, 9 सीटें ऐसी हैं जहां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आबादी के दम पर जीता जा सकता है। मुंबई की 36 सीटों की बात कर रहा हूं, और मुंबई से थाने तक बढ़िए तो कई सीटें आ जाती हैं जो कि मुस्लिम आबादी की वजह से। अब एक सीट तो ऐसी है मालेगांव, जहां पर 80% आबादी है मुस्लिम्स की, और वहां पर सारे के सारे कैंडिडेट भी मुस्लिम हैं। अब आप ये मानकर चलिए कि जिस पार्टी को खालिस हिंदू वोट मिलते हैं हिंदू कार्ड के नाम पर, वो तो इस तरह का रिस्क ले सकती है, लेकिन बाकी दल कैसे लें, और इस कारण से असहज हो जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का क्या भरोसा, पिछली दफ़ा आजसू को छोड़ दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, बोला अकेले लड़ जाओ चुनाव, इतनी सीटें नहीं देंगे। आजसू वाले भी हार गए, भारतीय जनता पार्टी भी हार गई। अब ख्याल आया नहीं साथ लड़ना चाहिए, तो अब साथ लड़ गए हैं। तो आजसू ये सोच रही है कि ये तो कभी भी हमें छोड़ सकते हैं, तो हम अपने वोट बैंक को क्यों छोड़ दें। तो ये एक असहजता है, और चुनाव तक जाते जाते आप कुछ और भी बयान इस संदर्भ के सुन सकते हैं। अब पर्सनालिटी सेक्शन में बात होगी प्रशांत किशोर की। हमने आपको बताया शुरू में ही कि बिहार में उपचुनाव थे। बोला जा रहा था उपचुनाव से पहले कि प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बना तो ली है, उनको सिंबल मिल तो गया है, लेकिन वो उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होने वाले हैं। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि उन 4 में से 3 सीटों पे फैसला और जीत कहीं ना कहीं वो निर्धारित करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर खेल बिगाड़ने भी वाले हैं और किसी का खेल बनाने भी वाले हैं। तो सर, प्रशांत किशोर आखिर क्या ऐसा कर चुके हैं बिहार के उपचुनाव में कि ऐसा बोला जा रहा है कि आने वाले साल में जो बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे वहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं? देखिए, हम लोगों ने पिछले सेक्शन में बात की, एक हिंदुत्व का कार्ड है, एक कार्ड जो गैर हिंदुत्व वोट हैं उनका है, जिसे जातीय कार्ड खास तौर पर कहा जाता है। पर इन सब से इतर एक कार्ड होता है, और वो होता है भावना का, इमोशन का। इमोशनलिज्म जो है वो राजनीति कहीं की भी हो बहुत मायने रखती है, और हमने देखा है कि सारे हिंदुत्व और कास्ट के कार्ड खत्म हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं जब भावनात्मक रूप से कोई जनता से अपील करता है। प्रशांत किशोर ने बिहार में पिछले 2 सालों में यही कोशिश की है। प्रशांत किशोर ऐसी जाति से नहीं आते हैं जो कि वहाँ पर मजबूत जाति है और राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा उसका रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा भी नहीं है। प्रशांत किशोर की अपनी कोई सियासत में बैकग्राउंड तो है नहीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बिहार में कुछ बदलने की अगर सोची और कहा कि हम खुद एक पार्टी बनाएंगे, तो कोई ना कोई प्लान रहा होगा, और वो प्लान धीरे धीरे अब लोगों के सामने खुलने लगा है। लोगों से बड़ी एक सिंपल सी अपील उन्होंने की कि आपने जाति के लिए वोट किया, आपने आज तक धर्म के लिए वोट किया, कभी अपने बच्चों के लिए वोट किया क्या? कभी उनकी आंखों में देखा कि इसको देख के वोट करेंगे क्योंकि इसके भविष्य का सवाल है? और याद कीजिए कि आपका बच्चा आज की तारीख में जब आपने जातीय और धार्मिक पहचान पर आप यहाँ घमंड करते हैं बिहार में बैठकर, तो कहीं दूर सूरत में और मुंबई में और दिल्ली में वो लोहा पीट रहा है, 12,000 रुपये और 15,000 रुपये की तनख्वाह पर कहीं गार्ड का काम कर रहा है। इस तरह की जो बातें जब कही गई, तो ये बातें सीधे हृदय में लगी लोगों को। बहुत से लोग जो कि उनसे जुड़े हैं वो जाति और धर्म के बियॉन्ड जाकर के वो जुड़े हैं, और ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है कि नहीं होता है भविष्य के गर्भ में है, पर ये बातें जो हैं वो बहुत लॉजिकल हैं। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव उपयुक्त हैं तो क्या उनसे उपयुक्त कोई और यादव उम्मीदवार नहीं है मुख्यमंत्री पद के लिए लालू जी की नज़र में? और अगर आज की तारीख में अगर वो कहें कि मैं सबसे काबिल यादव को बनाऊंगा यहाँ का मुख्यमंत्री, तो मैं उनके साथ हो जाऊंगा। ये बात लालू जी कह नहीं पाते हैं, तो फिर वो साबित करते हैं और कहते हैं कि ये यादव जाति की बातें नहीं हो रही हैं, ये बातें हो रही हैं किसी एक परिवार की। उन्होंने कहा कि 18.5 साल नीतीश बाबू रहे
और हमेशा बात वो कर रहे हैं कि 2005 से 2010 के बीच क्या हुआ, सड़कें बन गई, सुरक्षा हो गया। आपने इन 18.5 सालों में ऐसा कौन सा काम किया जिससे कि वो जो माइग्रेशन होता है, जो अभी रिसेंट में छठ और दिवाली के मौके पर उस राज्य से दूर जाने वाले ट्रेनों में भर भर करके जिस तरह से लोग जाते और आते हैं, उसकी दुर्दशा पूरे देश ने देखी। उस क्राउड के लिए क्या किया है आपने, कौन से रोज़गार के अवसर पैदा किए हैं? तो ये तमाम बातें कैंपेनिंग के दौरान 2 साल में कह करके उन्होंने लोगों को भावनात्मक रूप से अपनी तरफ जोड़ा। लेकिन ये उनके गेम का एक पहला ही हिस्सा था आशुकेश। दूसरा हिस्सा ये था कि उन्होंने जातीय राजनीति को रीडिफाइन किया। जैसे अभी 4 जगहों पर चुनाव थे, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़। तो बेलागंज और इमामगंज, इन दोनों सीटों पर उन्होंने जो जिस तरह से गणित भिड़ाया है, उसे ऐसा लगता है कि वहाँ के जो नतीजे हैं पहली बार बदल जाएंगे, और अगर बदलते हैं तो उसमें बड़ी भूमिका हो जाएगी उनके, यानी कि जनसुराज पार्टी के उम्मीदवारों की। अब हम शुरुआत कर लेते हैं। जैसे इमामगंज है, इमामगंज से जीतन राम मांझी, वो एमएलए थे, वो एमपी बने, केंद्र में मंत्री बन गए, तो सीट खाली हुई, तो उन्होंने अपनी सीट अपने परिवार में ही दे दी, अपनी बहू को दे दी। अब उनके बेटे पहले से ही बिहार सरकार में मंत्री, बहू को उन्होंने टिकट दे दी और खुद केंद्र में मंत्री। तो लोगों ने ये सवाल किया कि जो मांझी समुदाय है बड़ा गरीब है, इसमें केवल आप ही हैं क्या, आपके परिवार वाले ही हैं क्या, आप दूसरों को नहीं दे सकते हैं टिकट? ये सवाल हो ही रहा था कि आरजेडी वाले ने मांझी समुदाय के ही एक व्यक्ति को टिकट दे दिया, यानी कि रोशन मांझी। अब दीपा मांझी बनाम रोशन मांझी हो गया। अब रोशन मांझी का बैकग्राउंड एक सामान्य मांझी समुदाय के लोगों ने सोचा, अब देखिए वहाँ बिहार में जाति के बाहर वोट देना ज़रा मुश्किल है, लेकिन जाति के भीतर अगर विकल्प है तो हम वोट दे सकते हैं। तो लोगों ने सोचा कि चलिए हम रोशन मांझी को वोट दें। तब तक में प्रशांत किशोर ने एक पासवान समाज के व्यक्ति को टिकट दे दिया, जितेंद्र पासवान। वो वहाँ वैद्य का काम करते हैं, डॉक्टरी कुछ छोटे स्तर पर करते हैं। और आप ये सोचिए कि वो रिज़र्व सीट है, वहाँ पर दलित समुदाय के लिए रिज़र्व सीट है। और पाया ये गया कि जो पासवान समुदाय के लोग थे वो सारे के सारे वोट जाने थे किनको, दीपा मांझी को, क्योंकि वो एनडीए की उम्मीदवार थी। लेकिन वो तो तभी जाते ना जब संदेश आता कि चिराग पासवान वहाँ गए, कैंपेनिंग किया। चिराग पासवान ने पासवान समुदाय के खिलाफ प्रचार करने से अपने आप को रोका, क्योंकि जनसुराज वहाँ पर पासवान समुदाय के व्यक्ति को टिकट दे चुका था। और देखिए कैसे केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, पर उन पर भी असर हो रहा है उस उम्मीदवार का। वो नहीं गए, और ये पहली दफा है। बाकी के 3 सीटों पर वो गए, लेकिन वहाँ नहीं गए। और पासवान समाज का सारा वोट जो है वो चला गया जितेंद्र पासवान, जो जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार थे। इतना ही नहीं, वहाँ के बाकी के जो सवर्ण थे, उन्हें ये लगा कि जिस तरफ चिराग पासवान, उनकी फॉलोइंग चूँकि सवर्णों में भी है और वो पासवान समाज से आगे भी लोगों के वोट दिलवाने में सफल होते हैं, तो बहुत से लोग जो चिराग पासवान के समर्थक थे वो जितेंद्र पासवान की तरफ चले गए। अब कमज़ोर पड़ गए कौन? जीतन राम मांझी। और जीतन राम मांझी जो लगातार वहाँ से जीतते आ रहे हैं, तो क्या रोशन मांझी जीत जाएंगे या फिर किसी तरह से आखिर में मैनेज करने लगेंगे? अगर पासवान समाज का वोट मिल गया होता, अगर दीपा मांझी यानी कि जीतन राम मांझी की बहू को, तो 100% जीत हो रही होती। लेकिन देखिए कैसे जनसुराज ने इस तरह से एक वहाँ पर पेच लगा दिया। बगल की सीट बेलागंज में 2 बाहुबली कह सकते हैं। सुरेंद्र यादव वहाँ 35 सालों से एमएलए, वो इस बार एमपी बन गए। सीट खाली हो गई एमएलए की, अपने बेटे को ही दे दिया। तो बेटे को दे दिया तो जेडीयू ने दूसरे यादव को दे दिया। अब यादव समुदाय वहाँ सोचने लगा कि ये 35 साल से एक ही परिवार है, ये दूसरा भी तो यादव है, मैं इसको भी दे सकता हूँ। तो सुरेंद्र यादव, आरजेडी वाले सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, ये दूसरे यादव को कौन वोट देगा, सारे यादव ज़्यादातर तो हमें ही वोट देंगे ना, और हमारे पास तो MY का समीकरण है, मुसलमान भी हमारे साथ आएंगे। बिल्कुल। तो जनसुराज वालों ने मुसलमान कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब वो MY वहाँ टूट गया। अब मुस्लिम उम्मीदवार वहाँ से मोहम्मद अमजद आ गए, और वहाँ पर जितने यादव उतने ही मुसलमान या थोड़े कम। तो नतीजा ये हुआ कि ज़्यादातर वोट जो हैं वो मुस्लिम उम्मीदवार लेकर चले गए हैं जो जनसुराज के हैं। और चूंकि बगल की सीट पर पासवान भी जनसुराज में जा रहे हैं, तो यहाँ भी बहुत से पासवान जनसुराज में चले गए।
और नतीजा ये हुआ कि अब वहाँ भी संघर्ष त्रिकोणीय हो गया, जैसे बेलागंज, जैसे इमामगंज। तरारी में उनका उतना इम्पैक्ट नहीं होता मुझे दिखा, क्योंकि तरारी में बाहुबली सुनील पांडे के बेटे और जो माले के उम्मीदवार राजू यादव, उनके बीच सीधी टक्कर है। और माले के एक एमएलए थे वहाँ, सुदामा प्रसाद, वो चूँकि एमपी हो गए थे और उन्होंने, याद कीजिए, ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को हरा दिया था, तो वहाँ पर वो चुनाव हो रहा है। पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर सुनील पांडे और माले उम्मीदवार राजू यादव के बीच ही टक्कर है। पर रामगढ़ चलिए, रामगढ़ में जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश प्रमुख हैं, उनके बेटे सुधाकर सिंह एमएलए हुआ करते थे, वो एमपी हो गए वहाँ से, बक्सर से। सीट खाली हुई तो सुधाकर सिंह ने अपने दूसरे बेटे को दे दिया। अब हर जगह जो ये परिवार को आप दे रहे हैं, यही बात तो बार बार कह रहे थे प्रशांत किशोर, कह रहे थे कि अपने ही परिवार को ये बढ़ाते हैं, ये समाज को नहीं बढ़ाते हैं। अब जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे को दे दिया गया टिकट, अजीत सिंह को। अब अजीत सिंह के खिलाफ खड़े हुए अशोक सिंह, जो अजीत सिंह के बड़े भाई से हारे थे अभी जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें, और मात्र 148 वोटों से हारे थे। अशोक सिंह हारे थे सुधाकर सिंह से मात्र 148 वोट से। अब अजीत सिंह के खिलाफ वही खड़े हो गए, तो लोगों को लगा कि बेचारा 148 वोट से हार गया है, इसे वोट दे देंगे। तब तक में क्या हुआ कि बीएसपी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का बॉर्डरिंग इलाका है, तो बीएसपी भी बहुत मजबूत है रामगढ़ में, बीएसपी से एक पिंटू यादव खड़े हो गए। अब देखिए, यादव वोट जो मिलने थे आरजेडी के उम्मीदवार को, वो पिंटू यादव टिकट के चले गए। और फिर कुशवाहा वोट आजकल आरजेडी के साथ है, तो जनसुराज वालों ने कुशवाहा जी को टिकट दे दिया, तो वहाँ चतुष्कोणीय संघर्ष हो गया। कुशवाहा वोट भी आरजेडी से चला गया, यादव वोट भी आरजेडी से चला गया, और अकेल और राजपूत जो हैं, अशोक सिंह और अजीत सिंह दोनों हैं। अब अशोक सिंह के पास तो वोट जो है एनडीए का है, मतलब राजपूत समाज से इतर भी वोट है, और अकेले राजपूत के वोट लेकर के क्या जगदानंद सिंह के बेटे वहाँ जीत पाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये से लग रहा है कि जनसुराज के आने से ज़्यादातर सीटों पर, जो 4 में से कम 3 सीटें तो ऐसी दिखाई पड़ ही रही हैं कि दुनिया भर का उलटफेर होने की संभावना है। और प्रशांत किशोर की ये जो गणित है कि अपने आप को पहले चुनाव में स्थापित करो, बताओ कि तुम मेरी वजह से हार सकते हो, तुम मेरी वजह से जीत सकते हो, ये कर दिया है उन्होंने। और ये तो ट्रेलर है आशुकेश, अगले साल फिल्म आएगी, जब साल 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार के होंगे, तो एक तरह से एक पर्सनालिटी के तौर पर बिहार की राजनीति में वो उभर कर सामने आ गए हैं, प्रशांत किशोर जिनका नाम है, ये तय। मतलब आज आपने जाना महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक एनडीए के अंदर क्या चल रहा है, किन मुद्दों पे उनके सहयोगी सहमत है, किन मुद्दों पे उनके सहयोगी सहमत नहीं है। फिर हम बिहार गए, हमने बताया आपको कि कैसे बिहार के उपचुनाव ने ये बताया हुआ है कि आने वाले टाइम में, यानी जो 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे, अगर नतीजे जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे थे उस हिसाब से रहे, तो प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। यानी अब सिर्फ आरजेडी, जेडी और बीजेपी भी नहीं होगी, उसमें प्रशांत किशोर भी होंगे, जनसुराज भी होगी। फिलहाल ये वीडियो आपकी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।